नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएफआई से जुड़े गिरफ्तार। भंडारी की मां का कार पर गंभीर कहा, अंतिम संस्कार देखने दिया। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है आदेश। चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकना चाहता है उद्धव गुट। राजस्थान में सियासी संकट के बीच एक्टिव हुई बसपा। अब मायावती के भतीजे ने दिए बड़े फैसले के संकेत। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। चुनाव के ऐलान से पहले विजय पिच तैयार करने में जुटे अमित शाह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी समेत दूसरी एजेंसियों ने दोबारा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दूसरे राउंड की बताई जा रही है। एनआईए ने इससे पहले केरल से पीएफआई मेंबर शरीफ पैट को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में खुलासा किया कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टारगेट पर थी। दरअसल एनआईए को इससे पहले की छापेमारी में जो कुछ लीड मिली थी, उसी के आधार पर इस बार 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए समेत अन्य एजेंसियों 8 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस छापेमारी को अंजाम दे रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के कई सदस्यों को एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। कर्नाटक पुलिस ने कार्रवाई के तहत आज सुबह जिले के पीएफआई अध्यक्ष समेत एसडीपीआई सचिव को गिरफ्तार किया। इसी के साथ पीएफआई के जिला अध्यक्ष अब्दुल करीम और एसडीबीआई सचिव शेख मकसूद को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि एनआईए समेत अन्य एजेंसियों की रडार पर पीएफआई बनी हुई है। पिछले दिनों पीएफआई के 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई थी। बेटी की हत्या से गमगीन अंकिता भंडारी की मां ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्हें अंतिम समय में अंकिता का मुंह भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत थी। जब इतना रुक गए थे तो एक दिन और रुक जाते। सबसे बड़ा गुनाह तो सरकार ने ये किया कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया। पौड़ी जिले के श्रीनगर से 23 किलोमीटर दूर श्रीकोट गांव में सांत्वना देने आए लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि एक मां के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो यही है कि वह अपनी बेटी का चेहरा भी आखिरी बार नहीं देख पाई। अंकिता भंडारी की मां ने बताया कि उन्हें अस्पताल में रखा गया था और बेटी के अंतिम संस्कार की बात उन्हें तब पता चली जब उन्हें घाट चलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार ना किया जाए, लेकिन सरकार ने जबरन अंतिम संस्कार करा दिया। उन्होंने बेटी की हत्या के आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा की भी चिंता है, क्योंकि आरोपी रसूखदार लोग हैं। अंकिता की मां ने कहा कि आरोपियों को जिंदा रहने का हक नहीं है और जघन्य अपराध करने वालों को जिंदा जला देना चाहिए। बता दें कि अंकिता भंडारी 18 सितंबर से लापता थी, जिसके बाद 5 दिन बाद उसका शव बरामद किया गया। वो ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी। ये रिजॉर्ट पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य का है। कथित तौर पर पुलकित आर्य और उसके 2 कर्मचारियों पर अब अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर सुनवाई करेगा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने इस मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस पर आज कोई आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने इस मामले में पिछली सुनवाई 7 सितंबर को की थी। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना से 2 गुटों में बंट गई है। दोनों गुट पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दाव कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कई याचिकाएं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इनमें शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल की ओर से मिले निमंत्रण, नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया और पार्टी पर अधिकार जैसे मामले हैं। उधर चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना पर दावे को लेकर सुनवाई कर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। वहीं शिंदे गुट कार्रवाई रोके जाने की मांग का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है। इसी मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला सुनाया जा सकता है।
राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब कई पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट है तो दूसरे और सचिव सचिन पायलट का गुट है। दोनों गुटों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचातान चल रही है। इसी बीच अब बसपा भी राजस्थान में एक्टिव होने लगी है। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कुछ बड़े फैसलों के संकेत दिए हैं। दरअसल बीएसपी राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की राज्य इकाई के साथ बैठक की। इस संबंध में बसपा ने एक बयान जारी कर कहा कि बैठक में आनंद ने राज्यों को 2 जोन में विभाजित किया है। पहले जोन में 16 जिले और दूसरे में 17 जिले आते हैं। आकाश आनंद ने पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और प्रदेश इकाई के प्रमुख भगवान सिंह बाबा को पहले जोन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके अलावा बसपा नेता अशोक सिद्धार्थ, सुरेश आर्य और सीताराम मेघवाल को दूसरे जोन की जिम्मेदारी दी जाएगी। आकाश आनंद ने अनुशासनहीनता के लिए बसपा से निष्कासित किए गए 12 लोगों की वापसी की भी घोषणा की है। वहीं इस बैठक से पहले आकाश आनंद ने कुछ बड़े फैसले लेने के संकेत दिए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव हमारे समाज के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, आज जयपुर में हूँ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक है। आज कुछ बड़े और निर्णायक फैसले होने वाले हैं, जल्द ही आप सबके साथ साझा करूंगा। इसके बाद उन्होंने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की जानकारी भी ट्वीट करके दी। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने दौरे के दूसरे दिन वे आज गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने दौरे के पहले दिन अहमदाबाद के भाड़ज सर्कल में एसपी रिंग रोड पर साइंस सिटी के पास अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने सुबह 9:30 बजे विरोचक नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए मिलन केंद्र समाजवाड़ी का उद्घाटन किया। अमित शाह ने दौरे के पहले दिन विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा वे किसान सम्मेलन में भी शामिल हुए। पहले दिन गृह मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के विरोचा नगर में स्थित पौराणिक मंदिर मेलरी माताजी में दर्शन और पूजा भी की। इसके बाद वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है तो वहीं कई हिस्सों में बरसात का दौर कुछ थमा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में मौसम साफ हो गया है। हालांकि सुबह के वक्त कुछ हिस्सों में आंशिक कोहरा भी देखा गया है। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों तक लगातार हुई बारिश के बाद से ही मौसम बदल गया है। वहीं सोमवार को सुबह भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में सुबह कोहरा छाया रहा। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम के अब 1 अक्टूबर तक शुष्क बने रहने की संभावना। वहीं मंगलवार को तापमान बढ़कर 24 डिग्री पहुंचने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 1 अक्टूबर तक 21 से 23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 27 से 30 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर का मौसम शुष्क रहेगा। कुल मिलाकर मौसम साफ और सुहावना बने रहने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति से बुरा हाल हो गया था। भारत मौसम विज्ञान के मुताबिक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27 सितंबर और तमिलनाडु पांडुचेरी में 27 से 28 सितंबर को तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। चेन्नई के कई जगहों पर बारिश हुई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में और 26 और 28 सितंबर के दौरान तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल में छिटपुट
भारी गिरावट और गरज के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा आईएमडी के मुताबिक 28 सितंबर को असम और मेघालय में बरसात की संभावना जताई जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एईसी यानी कि एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग के सदस्य और करीबी माने जाने वाले रियाज भाटी को गिरफ्तार किया है। रियाज भाटी और छोटा शकील का रिश्तेदार सलीम फ्रंट ने अंधेरी के एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर महंगी गाड़ी और पैसे वसूले थे। इसी मामले की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने रियाज भाटी को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए अब सलीम फ्रंट की भी कस्टडी चाहिए, जिसके लिए क्राइम ब्रांच ने एनआईए की अदालत में अर्जी भी दी है। यानी कि कल रियाज भाटी को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और उसकी कस्टडी की मांग भी करेगी। अगले कुछ ही महीनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव है। इसी के मद्देनजर अमित शाह लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। आज अमित शाह ने मेलडी माता जी मंदिर में पूजा अर्चना कर दौरे की शुरुआत की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात में वह सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र के विरोच नगर स्थित पौराणिक मंदिर मेलडी माता जी में दर्शन पूजन करने पहुंचे। अमित शाह आज 6 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इनमें विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास के अलावा किसान सम्मेलन भी शामिल हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का प्रदेश का दौर बढ़ गया है। गुजरात दौरे पर अमित शाह भड़ाज सर्कल में एसपी रिंग रोड पर साइंस सिटी के पास अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद वे विरोच नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए मिलन केंद्र समाजवाड़ी का उद्घाटन किया। अमित शाह साड़ंद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से बनाए जाने वाले अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। यह अस्पताल 350 बिस्तरों वाला होगा। इसके बाद अमित शाह अहमदाबाद के बावला में नलकांठा क्षेत्र के गांव के किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 3:15 बजे अमित शाह अहमदाबाद नगर निगम के साउथ वेस्ट जोन के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन, गरीबों के लिए बनाए जा रहे 2140 आवास और सकरी तालाब के जीर्णोद्धार के काम का शिलान्यास करेंगे। साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। ऐसे में उनके लिए यहां होने वाला चुनाव हमेशा से अहम रहता है। यही वजह है कि गुजरात में अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। भगवंत मान की नेतृत्व वाली सरकार ने शनिवार को राज्यपाल को सूचित किया था कि 27 सितंबर को होने वाले सत्र में पराली जलाने, माल एवं सेवा कर और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पहले इस एक दिन के सत्र को बुलाने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में जब आप नेताओं ने इस दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में बताया तो राज्यपाल ने सत्र के लिए मंजूरी दी थी और 27 सितंबर को होने वाले सत्र में पराली जलाने, माल एवं सेवा कर और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। राज्यपाल ने शुक्रवार को सत्र में उठाए जाने वाले विधायी कार्य का विवरण भी मांगा था, जिस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि ये अति हो गई है। राज्यपाल ने पलटवार करते हुए मान से कहा कि उनके कानूनी सलाहकार उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहे हैं। सत्तारूढ़ आप ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इससे पहले राज्यपाल ने सरकार को 22 सितंबर को विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विशेष सत्र बुलाने से रोक दिया था। पैसा जनता का और पूरे देश में प्रचार मुख्यमंत्री का, ये चलन इन दिनों बहुत अधिक बढ़ गया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ी है। सरकारी विज्ञापनों पर नियंत्रण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। इस मामले पर एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा कि इन दिनों किसी भी राज्य की सरकार अपने नेता और अपनी पार्टी का प्रचार
सरकारें पैसे से करती नजर आ रही है। राज्य सरकार कोई योजना लागू करती तो उसका संबंध सिर्फ उसी राज्य के लोगों से होता है, लेकिन सरकारी खर्च पर पूरे देश के अखबारों में मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ विज्ञापन छपवाए जाते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने कॉमन कॉज के लिए पेश हुए वकील प्रशांत भूषण से कहा कि राजनीति में हर कोई अपना प्रचार चाहता है, पूरे देश में विज्ञापन छपवाए जाते हैं। प्रशांत भूषण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर राजनीतिक पार्टी या नेता को पूरे देश में प्रचार चाहिए तो उसके लिए पार्टी फंड का इस्तेमाल होना चाहिए, राज्य की जनता के पैसे का नहीं। बेंच ने यह भी कहा कि विज्ञापन का उद्देश्य राज्य में पर्यटन या निवेश को बढ़ावा देना भी हो सकता है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य के हित में दिए गए विज्ञापन पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें सिर्फ ऐसे विज्ञापन नहीं दे रही है, वे दूसरे राज्यों में अपनी ऐसी प्रचार कर उस राज्य से कोई लेना देना नहीं होता है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला। खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपक्षी एकता को धार देने की मुहिम में एक कड़ी और जुड़ गई है। सालों बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि हम दोनों साथ साथ मैडम से मिले हैं, अब हम साथ मिलकर बीजेपी को देश से भगे। दोनों नेताओं ने कहा कि हमने सोनिया जी से आग्रह किया कि आप सबको एक साथ बुलाएं, जिस पर मैडम ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाने दीजिए, बाद ही हम आप सबसे एक साथ और बात करेंगे। बता दें कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है। इसके अलावा अरसे बाद लालू प्रसाद यादव भी 10 जनपद पहुंचे थे। लालू नीतीश की सोनिया से मुलाकात की 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर बैठक को विपक्षी दलों के बीच एकता बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेद को सुलझाने के प्रयास जारी हैं, जिनका पारंपरिक रूप से टकराव रहा है। राष्ट्र की सेवा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की
जयंती थी, जिस पर बीजेपी प्रदेश भर में जयंती मना रही है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में उनकी स्मृति में मौलश्री का पौधा लगाया। इसके बाद भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाल घाटी पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा माल्यार्पण कर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि एक जमाना था जब कांग्रेस चारों तरफ थी। कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत को कांग्रेस ने तोड़ा था। कांग्रेस ने देश को विभाजन और उसे तोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने कश्मीर पर पाप किया, अपराध किया। भारत को तोड़ने वाले आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम सबका साथ, सबके विकास की बात कहते हैं। कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में और कांग्रेस में नहीं तू बन जा खेल चल रहा है। कांग्रेस मुख्य धारा से हट गई है। हम दीनदयाल जी के विचारों को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि भारत गणराज्य के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस यात्रा में देश विरोधी लोगों से यात्रा के दौरान मार्गदर्शन ले रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने इसे गैर जिम्मेदाराना ठहराया है। पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने जबलपुर पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने कहा कि केरल में हर रोज संघ कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है। राहुल गांधी उस चार्ज पुण्या नामक उस पादरी से मिले जिसने भारत माता के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि केरल में पीएफआई जिस तरह से प्रदर्शन कर संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है और धार्मिक उन्माद फैला रही है, उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस आग में घी डालने वाले ट्वीट हैं। सूर्या ने कहा कि आरएसएस की ड्रेस को जलाने वाली पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केरल के लोगों को राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के 15वें दिन राहुल गांधी की यात्रा केरल से शुरू हुई थी। इस यात्रा के बीच में ही राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी ये यात्रा केरल में सफल रही है। उन्होंने कहा था कि इस आइडिया के पीछे कुछ आइडिया छिपे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पहला आइडिया है कि भारत नफरत को पसंद नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित हवाई अड्डे का नाम बदला जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के ऐलान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले के साथ ही पंजाब सरकार की पुरानी मांग पर मोहर लग गई है। इस बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार की कोशिशें रंगला रही है। एक ट्वीट में सीएम मान ने कहा कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने के फैसले का हम पूरे पंजाब की ओर से स्वागत करते हैं। पंजाबियों की पुरानी मांग को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने भी ये मांग की थी कि चंडीगढ़ स्थित हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ वार्ता कर हवाई अड्डे का नाम बदलने पर सहमति जताई, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी बयानबाजी अब कोई नई बात नहीं रही है। दोनों अक्सर एक ही दूसरे पर जुबानी हमले करते रहते हैं। इसी बीच अब डिप्टी सीएम ने 25 साल आगे के लिए ऐसी भविष्यवाणी कर दी है कि जो सपा प्रमुख को चुभने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी का कमल खिल रहा है और आगे भी खिलता रहेगा। सपा प्रमुख अपनी लड़ाई लड़ें और लड़ते रहें। मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी का अगले 25 साल तक यूपी में कोई भविष्य नहीं है। डिप्टी सीएम की इस भविष्यवाणी के बाद फिर से सपा और उनके बीच जुबानी हमले शुरू
शुरू हो गए हैं। डिप्टी सीएम की भविष्यवाणी पर सपा नेता उदयवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। सपा नेता ने कहा कि वो 12वीं पास और इंटर करने वाले लोग हैं, वे बेकार में समाजवादी पार्टी पर पीएचडी करने का प्रयास न करें। उनसे कहे कि जनता ने आपको हरा दिया था, लेकिन उनकी पार्टी जीती और सरकार में जिस मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है उससे कुछ करें। पिछला बजट कहां गया, कुछ पता नहीं लगा। सपा नेता ने आगे कहा कि अब इस बार के बजट पर वे क्या प्रयोग करेंगे, कुछ पता नहीं। वहीं अब सपा नेताओं की डिप्टी सीएम पर इस बयान को जबरदस्त पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम की भविष्यवाणी से फिर से जुबानी जंग शुरू होने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।